Namaskar, sir. Class, welcome back to the live online session of ISC, the polity batch. And we have just started with the polity. Today we will start with the chapter 2, that is constitutional history. In this chapter, we will see what how our constitution was framed. It is not the making of the constitution, it is about the history of the constitution. What were the factors which led to the formation of the constitution? How the codification of laws was started in the country. What my point? Class, in this chapter we will see ki how our constitution developed. What were the different stages associated with our constitution? अब हम ये क्यों पढ़ेंगे? क्लास, हमारा देश तो राजा रजवाड़ों का देश था, जहां राजा थे, सुल्तान थे, बादशाह थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया? रूल ऑफ लॉ कहां से आ गया? बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव यू, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सो this chapter is very important because here I will give you the I will explain each and everything in a very detailed format, give you the links, proper links. How can you correlate with the history and polity, economy, history and polity? Each and everything is आज के लेक्चर में आप देखोगे गाइस, आज का मेरा डिक्टेशन बहुत कम है. आज के डिक्टेशन में माइट भी मैं डिक्टेशन ना भी लूं. ओके, आज का चैप्टर, आज का लेक्चर मोस्टली एक्सप्लेनेशन बेस्ड है. आज का चैप्टर तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में वी विल सी following. This is the second chapter. Or we can say evolution of codification of law, proper codification of law. Okay, so यहां पे क्लास आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तीनों चीज को हम देखेंगे. सबसे पहले आप लोग में से कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने हिंदी मीडियम की क्लासेस ली हैं. ओके, सबसे पहले वी विल सी दैट प्रोबेबली यू नो, जो लोग ने क्लासेस ले लिए हैं, कि our constitution or is a, you can say, British, you can say, we can say a gift to the Indians. ओके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश के द्वारा गिफ्टेड है. क्यों? क्यों गाइस, भारत में जो सबसे पहला जो लॉ था वो था मॉडर्न में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट. समझिएगा गाइस, और चाहे तो आप नोट भी करते जाइएगा. भारत में पहला लॉ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, द फर्स्ट लॉ made by the British. Okay, तो in this chapter we will see कि ये पहला चीज था
इसके बाद 1784, 70, इसके बीच में भी कई लॉज हैं, पर हम एक एक मेजर मेजर बता रहे हैं। 1793, 1813, ये तो पूरे चार्टर हो गए, ये चार्टर्स हो गए। फिर 1858 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, फिर 1892 का एक्ट। इसके बीच में कुछ कानून थे, वो वी विल टेक वन बाय वन इन डिटेल। 1909, ये मैं वो पढ़ाना जो आपने पढ़े रखे होंगे या सुन रखे होंगे। 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, लास्ट में 1947 भारत को आजादी मिल गई। तो आप देखते हैं, तो जर्नी शुरू हुई कहां से? जर्नी शुरू हुई यहां से। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13। तो रेगुलेटिंग एक्ट, मैंने क्यों कहा कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्रिटिश गिफ्ट टू इंडियंस, देयर इज अ रीजन। बिकॉज उन्होंने हमारे क्या ये जो सिस्टम था, रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ का जो एक तरीके से सेकुलर यूज, लॉ का जो सेकुलर जो रोल था, वो ब्रिटिशर्स ने हाईलाइट किया। क्लियर है गाइस? एनीथिंग यू वांट टू, यू पीपल वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर? चीजें क्लियर है? ओके, तो चलिए क्लास इस चीज को समझते हैं कि भाई भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनना क्यों शुरू हुआ। वाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773? क्योंकि ये चीज को आप समझेंगे, एक एक चीज मैं ये यहां पढ़ा रहा हूं, और दूसरी चीज जब मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा चैप्टर 1, ये दोनों चीजें को रिलेटेड है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मॉडर्न इंडिया के। और ये चीज यहाँ पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, दैट्स व्हाई का मैं डिक्टेशन, आज के चैप्टर में डिक्टेशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, बट समझना बहुत कुछ है। मेरे को राइट बहुत करना है, ऐसे होता है मेरे को बोलना ज्यादा पड़ता है, लिखना कम पड़ता है। आज मैं लिखूंगा ज्यादा, बोलूंगा कम। ओके, तो देखिए क्लास, एंड मैं चाहूंगा क्लास कि आप लोगों का ध्यान अपने स्क्रीन पे हो। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनानी पड़ा? तो इसके लिए थोड़ा हमें पीछे देखना होगा, मतलब वहां से देखना होगा जब आपके भारत में ये जितनी फॉरेन कंपनीज थी, ये एक तरीके से भारत में अपना ट्रेडिंग स्टेशन भारत को एक बना रखी थी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना रखी थी। और यहाँ से जो आपके स्पाइसेस हैं, आइवरी है, सॉल्ट पीटर है, ये सब चीजों को लेकर के, कॉटन है, सिल्क है, यूरोप में के मार्केट में बेचते थे, और दे अर्न एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट, मतलब समथिंग अराउंड 400%। ओके, तो क्लास कहानी शुरू होती है फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। एक छोटे से टापू, जिसे हम, इस टापू का नाम इंग्लैंड रहा, एक बड़े से देश में आती है जिसका नाम था इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आती है, और यहां आकर के वो गुड्स क्या परचेज करती है? ये क्या होता था सॉल्ट पीटर? किस लिए यूज किया जाता था? एनीवन? इससे बारूद बनता था, सिल्क,
आइवरी, स्पाइसेस, ओके, ये चीज थी। अब ये यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को इन इन सब में इंटरेस्ट था, ये जो चीज मैंने बताई है ना, इन सब में इंटरेस्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये चीज गुड्स को इंग्लैंड ले जाते थे और अराउंड अराउंड 400% प्रॉफिट होता था। 400% प्रॉफिट इंग्लैंड यूरोप में बेचते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तभी तो इतना रिस्क उठाते थे, लैंड रूट से थोड़ा ना आते थे, सी रूट से आते थे। इतना रिस्क क्यों? 400% प्रॉफिट। ठीक है, अब समझिए, इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये सारी चीजें खरीद रही थी, ये सारी चीजें खरीद रही थी, ये सारी चीजें खरीद रही थी। इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सारी चीजें खरीद रही थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके इसके बदले में इंडिया को क्या मिल रहा था? ये कॉटन खरीदते, सिल्क खरीदते, आइवरी खरीदते, स्पाइसेस खरीदते, बदले में क्या मिल रहा था? बदले बदले में मिल रहा था इंडिया को बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है? सोना। सोना, क्योंकि तब आजकल के तरह के कागज के नोट तो चलते नहीं थे, तब कागज के नोट कहां चलते थे। तो ये सारी चीजें लेते थे इंग्लैंड वाले, तो बदले में हमें सिल्वर और गोल्ड देते थे कॉइंस। तो बट ऑब्वियस है, इंग्लैंड का जो सोना था उसकी उसका ये रास्ता था, इंग्लैंड का सोने का मतलब इंग्लैंड से सोना इंडिया ट्रांसफर हो रहा था। मतलब वन साइडेड ट्रेड। अब वाई वन साइडेड ट्रेड? वाई वन साइडेड ट्रेड? कुछ कारण से हमारा वन साइडेड ट्रेड रहा है, कुछ रैशनल रीजंस हैं। पहला है ज्योग्राफिक लोकेशन। इंग्लैंड है टेम्परेट कंट्री, इंडिया है ट्रॉपिकल कंट्री, तो उनका ट्रेड में मोस्टली वुलेंस वुलेंस होते थे जो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते थे। दूसरा, उनके यहाँ प्रिजर्व मीट होता था, और ये सारा चीज वो भी इंडियंस की मेजोरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन रहे हैं, तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं होती थी। तीसरे में, हम अगर आप किताब पढ़ोगे तो कुछ ऑथर्स ने, हिस्टोरियंस ने ये भी कहा है कि इंडियंस वर टोटली, दे लैक साइंटिफिक टेम्पर एट दैट टाइम। दो आई डोंट एग्री विद दिस वर्ड कि दे लैक साइंटिफिक टेम्पर, बट हाँ, हमने उतना उनके साइंस में रुचि नहीं दिखाई। जैसे उन्होंने बायनोकुलर्स या बाइसिकल या आपके क्लॉक्स, इन सब चीजों या प्रिंटिंग प्रेस पे इंडियंस ने कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। तो मतलब हमें उनकी चीजों की जरूरत नहीं थी, उन्हें हमारी चीजों की जरूरत थी। समझ में आया? हमें उनकी चीजों की जरूरत नहीं थी, उन्हें हमारी चीजों की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें 400% प्रॉफिट मिल रहा था। क्लियर है गाइस? अब ये चीज जब से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई, ये तब से जारी थी। ये चीज जब से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई तब से जारी थी। तो समझ लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड 1600 से शुरू हुआ और धीरे धीरे आपके इंग्लैंड का सोना इंडिया ट्रांसफर हो रहा था। जब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इंग्लैंड के एक तरीके से इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट और उसके लेटर ऑन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस चीज पे कंसर्न व्यक्त किया। दे वर कंसर्न कि द गोल्ड ऑफ इंग्लैंड
is transferred to India, तो कौन कौन अमीर होता जा रहा था? इंडिया अमीर होता जा रहा था, इंग्लैंड गरीब होता जा रहा था। गोल्ड ट्रांसफर हो रहा था। क्यों? अब आप कहोगे वो 400% अर्न तो कर रहा था। सर उस समय, आज के समय में कागज के नोट चलते हैं, उस समय लिटरली गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलते थे। तो एक कंट्री का गोल्ड इंडिया में आ रहा था, तो इंडिया के रिजर्व्स बढ़ते जा रहे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ले आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन इंडियाज फेवर। आज क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के नेगेटिव में रहता है, उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के फेवर में था। समझ में आया? यहां जितने भी लोग बैठे सबको समझ में आया? क्लास आप कभी भी मेरे को इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, रिपीट करने के लिए और समझाने के, पूछने के लिए, ठीक है? ये सारा चीज हो गया। अब जब बैंक, पार्लियामेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कंसर्न व्यक्त किया और एक तरीके से अनऑफिशियली ये चीज बोली कि डिवाइस अ स्ट्रेटजी सो दैट ये वन वे ट्रेड या वन साइडेड ट्रेड रुके, तो करीब करीब ये बात आई गई थी से अबाउट 1740s। अब जब उस समय 1740s का इंडिया देखते हैं, जो 1740s का इंडिया था वो एक तरीके से एक ऐसा इंडिया था जहां पे कोई सेंट्रल ताकत नहीं मौजूद थी। मुगल्स बुरी तरीके से, आपके जो लेटर मुगल्स रूल कर रहे थे, द ग्रेट मुगल्स हार चुके, मतलब जा चुके थे, और आपके जो लेटर मुगल्स थे वो वाइन और वुमेन में इतना प्लेजर्स में इंडल्ज रहते थे कि उन्हें कंट्री का कुछ लेना देना नहीं था उन्हें। तो एक तरीके से रीजनल पावर्स बढ़ गई थी। अब रीजनल पावर्स बढ़ गई थी। सेंटर, हमारे क्या, जो दिल्ली का जो सेंटर था वो उसका डाउनफॉल हो गया था। मुगल्स, लेटर मुगल्स एक तरीके से पपेट हो गए थे, उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया था। और रीजनल पावर्स लाइक अवध, बंगाल, देन निजाम, मैसूर, मराठास, ये मेजर पावर्स थी। समझिएगा, इंडिया में राजपूताना, अवध, बंगाल, निजाम, मैसूर, मराठास, ये मेजर पावर्स थी उस समय। लेटर मुगल्स की इन्फ्लुएंस बिल्कुल खत्म हो चुका था, ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब इन रीजनल पावर्स को सेम चीज है, जैसे आज किसी भी प्रदेश को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन रीजनल किंगडम्स को मनी चाहिए था। मनी कहां से मिलेगा? ट्रेड से। और ये ट्रेड कौन कर रहा था? यूरोपियन कंपनीज। समझ पा रहे हैं क्लास? तो ये जो रीजनल पावर्स थी, ये यूरोपियन कंपनीज को बुला रही थी, ल्योर कर रही थी। They wanted that more and more European companies should come over there, should establish their factories और ट्रेड करें, ताकि जैसे हमें अली वर्दी खान, बंगाल के नवाब का एक स्टेटमेंट याद आता है कि ये एग्जाम में भी आया कि किसके सेंस में कहा गया था कि these European companies are like bee,
if you left them untouched, they will give you honey. But if you just कहते नहीं, आप अगर आप उनसे जूझोगे, if you challenge them, they will sting you. ये बंगाल के गवर्नर का, नवाब का स्टेटमेंट था, एक तरीके की यूरोपियन कंपनी की इंपॉर्टेंस का. तो इन रीजनल किंगडम्स ने, मतलब ये पहला क्वेश्चन आता है ना कि क्यों यूरोपियन कंपनीज भारत में आ रही थी. उनको तो प्रॉफिट हो रहा था, पर साथ ही साथ यहाँ की जो रीजनल पावर्स थी वो ल्योर कर रही थी आपकी यूरोपियन कंपनीज. समझ में आ गया? अब क्योंकि सेंट्रलाइज ताकत थी नहीं, लेटर मुगल्स वीक हो चुके थे, लेटर मुगल्स एक्सेसिव वीक हो गए थे, वीक लेटर मुगल्स. तो उस समय भारत का सबसे रिचेस्ट जो प्रोविंस था वो था बंगाल. सबसे रिचेस्ट. It was not the richest province of India, but we can say it is one of the richest province of Asia. One of the richest province of Asia. धनंजय ने क्वेश्चन किया, सर इन कॉन्टेक्स्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिफ्ट टू इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, दैट इज व्हाई नीरव मोदी, माल्या etc. take shelter in England because of similar identical constitution. This is guys, I have read somewhere, I think on the BBC Hindi or somewhere else, मुझे exactly remember है कि जितने भगोड़े हैं ये इंग्लैंडी क्यों भाग के जाते हैं. आपने देखा होगा नीरव मोदी, माल्या, देन आपके इफ यू रिमेंबर दैट द गुलशन कुमार, जो मेन ऑफेंडर, दैट म्यूजिशियन, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, नदीम श्रवण का, दैट नदीम इज ऑल्सो टेकिंग असाइलम इन इंग्लैंड. ओके, तो एक क्वेश्चन था कि व्हाई दीज पीपल रन टू इंग्लैंड, व्हाई दीज पीपल गो टू इंग्लैंड टू टेक द शेल्टर. जो अभी धनंजय का क्वेश्चन है ना, तो इससे मेरे को एक रियली में थिंग टू पॉन्डर है. इसके पीछे रीजन क्या है कि इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड शेल्टर देता है या अगर असाइलम देता है तो वो इतनी आसानी से उसे एक्स्ट्रा डाइट नहीं करता. इंग्लैंड का जो असाइलम का जो लॉज हैं वो फुल प्रूफ लॉज है. वहां पे अगर किसी कंट्री को कोई पर्सन चाहिए तो यू हैव टू, मतलब प्रूफ, यू हैव टू गिव प्रूफ टू द यूके कोर्ट कि यस दिस पर्सन इज अ लिटरली अ ऑफेंडर एंड वी वांट टू पनिश हिम. और मोर ओवर ये सिंस यूरोप के कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जिसमें इंग्लैंड भी है, कैपिटल पनिशमेंट वो खत्म हो चुकी है, तो वो ऑफेंडर को कैपिटल पनिशमेंट तो इंडिया नहीं मिल सकती, क्योंकि बिकॉज वो पहली कंडीशन हो गई कि आप इसे अपने घर में जाकर के या देश में जाके कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे. तो ध्यान रखिए, कभी आपसे इनफॉर्मल, जैसे धनंजय ने आज कैजुअली ये क्वेश्चन, मतलब कैजुअली ये चीज कही, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये क्यों ये इंग्लैंड क्यों भाग के चले जाते हैं, और भी इतने सारे देश हैं, ये और देश में भी जा सकते हैं, इंग्लैंड क्यों भाग के चले जाते हैं. तो यू शुड हैव द रीजन. समझ में आया? ओके, तो चलिए वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं. तो इसी बीच में उस समय बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था. अब बंगाल के पास रिचेस्ट प्रोविंस क्यों था? बंगाल के पास अपने रीजंस थे. बंगाल आज का बंगाल नहीं, बंगाल में मतलब उस समय का जो बंगाल था, द ओल्ड बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश जिसे ईस्ट बंगाल कहा गया आज, बांग्लादेश, देन पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड, Odisha, and some parts of
Assam, some parts of Assam. तो इतना बड़ा बंगाल था. बंगाल के पास अपनी एक बड़ी सी कोस्ट लाइन भी थी. और कोस्ट लाइन के थ्रू क्या होता था? इंटरनेशनल ट्रेड. बंगाल के पास डेल्टा रीजन था जहां से खेती होती थी. प्लेन रीजन था जहां पे एग्रीकल्चर होता था. उड़ीसा कोस्टल. बांग्लादेश खुद कोस्टल. वेस्ट बंगाल के पास भी अपना कोस्ट है. तो एक एक ऐसा रीजन था जहां से, जो कि बहुत, अब इसी का मेंस में क्वेश्चन बना है. मैंने आपको, नाइदर द अलेक्जेंडर द ग्रेट नॉर द क्लेवर नेपोलियन could have ever dreamt of the Indian Empire if they started from the Pondicherry. ना तो अलेक्जेंडर महान, ना ही चतुर नेपोलियन कभी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोच सकता था अगर वो पौंडीचेरी से शुरुआत करता. इसका रीजन यही है. इसका रीजन इसी एक्सप्लेनेशन में है. ब्रिटिश को 1757 में मिला क्या? बंगाल. तभी बंगाल ये था 1757 में. और फ्रांसीसियों को क्या मिला? नीचे पौंडीचेरी, चेन्नई के ऊपर पौंडीचेरी. ये कौन सा रिच एरिया है? बंगाल रिच एरिया है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मनी ही मनी था, वाइल जो फ्रेंच कंपनी थी उसके पास सूखा इलाका था, उसे एक्स्ट्रा मनी नहीं था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मनी से आर्मी खड़ी की, ह्यूज आर्मी. इंडियंस को हायर किया. कंपनी की सरकार कहा जाता था इंडियंस को, और इंडियंस कंपनी की सरकार कहते थे. आप बहुत गर्व महसूस करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करते हुए. और इस आर्मी से धीरे धीरे हर जगह उन्होंने कन्फ्रंटेशन शुरू की. तो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर. इफ दे neither the Alexander the Great nor the clever Napoleon could have ever dreamt of the Indian Empire if they started from the Pondicherry. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. ना तो अलेक्जेंडर महान, ना ही चतुर नेपोलियन कभी भी भारत में अपना शासन स्थापित कर सकता था अगर वो पौंडीचेरी से शुरुआत करता. समझ में आ गया गाइस? ओके. तो चलिए वापस आते हैं इसमें, इस चीज को समझाने के लिए. तो अब जब यहां पे ब्रिटिश के होम अथॉरिटीज ने कंसर्न जताया कि दिस इज अ वन साइडेड ट्रेड एंड आवर गोल्ड इज ड्रेनिंग टू इंडिया, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ उल्टा चल रहा था, धन का बहिर्गमन उल्टा चल रहा था. तो डिवाइस अ स्ट्रेटजी सो दैट दे कैन, मतलब रिवर्स दिस ट्रेड और दे कैन स्टॉप दिस वन साइडेड ट्रेड ऑफ गोल्ड. तो क्लास ब्रिटिशर्स के लिए उस समय बिल्कुल माहौल दुरुस्त था. ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में बिल्कुल एप्ट माहौल था टू टू इंटरफेयर. क्यों टू इंटरफेयर? क्यों? बिकॉज ध्यान रखिएगा ये सब चीजें मेंस में भी बन जाती हैं. वीक सेंट्रल अथॉरिटी. मुगल्स बहुत वीक हो गए थे. दूसरा, रीजनल किंगडम. कंपनी टू स्टे. रीजनल किंगडम जो थे वो फॉरेन कंपनी को अपने यहां सेटल करना चाहते थे. फिर तीसरा, जो ये तो पहला रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया. तीसरा रीजन ये था यूरोपियन
यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी लेटर ऑन बिकम वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट टू द थ्रोन। भाई जब इन रीजनल किंगडम में जब कभी सत्ता के लिए लड़ाई होती थी, गद्दी के लिए लड़ाई होती थी, तो ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पार्टी बन जाती थी। मतलब एक साइड कोई पार्टी एक साइड को, जैसे सबसे पहले ये काम शुरू किया फ्रेंच ने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले फ्रेंच ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे चालाक गवर्नर जनरल था डुप्ले। ध्यान रखिएगा, डुप्ले, नॉट डुप्लिक्स। फ्रेंच है तो फ्रेंच लिखी अलग जाती है और बोली अलग जाती है, आधा पा और ला में आ की मात्रा है। ओके, डुप्ले। ये डुप्ले की दिमाग था कि हम अपने लिए ज्यादा गेन कर सकते हैं। डुप्ले का दिमाग था कि अगर उसने कहा कि हम ट्रेड से तो गेन कर ही रहे हैं, बट अगर हम थ्रोन की पार्टी के लिए मदद कर दें और मेरी पार्टी वाले जिसको हम मदद करें वो जीत जाए, तो हम ज्यादा कंसेशन ले सकते हैं, हम और जगह फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, कम टैक्स देंगे। समझ पा रहे हैं? तो डुप्ले ने सबसे पहले शुरू किया भारत में कि, और कहां से? हैदराबाद से। हैदराबाद और मैसूर, सॉरी अरकट, बाद में मैसूर का है। हैदराबाद और अरकट में फ्रेंच फोर्सेस ने सत्ता की लड़ाई में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सर वेयर इज अरकट? अरकट नीचे डाउन साउथ, फर्दर साउथ इन तमिलनाडु। ओके, यहाँ फेमस लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ थोम, सेंट थोम। आई विल टेक वन दिस थिंग इन मॉडर्न इंडिया। तो यहां पे ये चीज थी। तो मतलब फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को सिखाया कि किस तरीके से रीजनल, क्षेत्रीय ताकतों में इंटरफेयर करोगे तो सत्ता की मलाई तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हें कंसेशन मिलेगा, तुम्हें छूट मिलेगी, तुम्हें टैक्स फ्री लैंड्स मिलेंगे, टैक्सेशन कम मिल जाएगा। ये सब चीज उन्होंने, फ्रेंच ने सिखाया। ये ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को तो ट्रेड में ही बहुत फायदा मिल रहा था। अब ब्रिटिशर्स को आते हैं, ब्रिटिशर्स का अब इसे लकी कहेंगे गाइस कि, हाँ बोलिए सर। थोड़ा रुक के बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यस डुप्ले वाला हाँ जी सर, डुप्ले वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ओके, रीजनल किंगडम वांटेड। ओके मैं समझा रहा हूँ। ओके सी, सर आप टॉकिंग अबाउट डुप्ले का रोल, yes, who was asking? हर्ष। हाँ हर्ष बोलिए, क्या क्या समझाना है? सर मैं डुप्ले वाला पॉइंट फिर से जाना चाह रहा था। अच्छा डुप्ले वाला पॉइंट, ओके 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 ठीक है। सी डुप्ले पॉइंट को फिर से आप देखिए, समझिए। डुप्ले एक्चुअली, डुप्ले चाहता था कि, मैंने आपको बता दिया फ्रेंच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बेटर नहीं थी, उसके अपने रीजंस थे। ध्यान रखिए, ये सब प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। व्हाई फ्रेंच कंपनी वाज नॉट अर्निंग एज प्रॉफिट एज ईस्ट इंडिया कंपनी? क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, शेयर होल्डर कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी आपके सरकारी कंपनी थी, और जहां सरकार होती है वहां इनएफिशिएंसी तो होती है, क्योंकि सरकार का रोल है ना। प्राइवेट
का मेन मोटो होता है फायदा दो। प्राइवेट फायदे के लिए ही काम करता है। सरकार तो वन थिंग द गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट की थोड़ा फिक्र पड़ी रहती, बट ऑब्वियस है गाइस, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट की थोड़ा फर्क पड़ रही है, पर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को डर रहता है कि अगर सही से नहीं काम किया निकाल दिया जाएगा। क्लियर है गाइस? तो जब डुप्ले आया आपके पॉलिटिक्स में, इधर इंडिया में आया, जब गवर्नर बना डुप्ले, तो डुप्ले ने देखा कि हमारे रिसोर्सेज थोड़े वीक है। टू गेट मोर एंड मोर कंसेशंस फ्रॉम द रीजनल पावर्स, डुप्ले स्टार्टेड इंटरफेयरिंग। डुप्ले या फ्रेंच स्टार्टेड इंटरफेयरिंग into the internal matters और पॉलिटिक्स, आंतरिक, जो कि ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे थे। ये सबसे फ्रेंच ने इंटरफेयर करना शुरू किया भारत में। जैसे निजाम की डेथ हुई, असफ अली जा, निजामुल मुल्क, चीन खलीज खान, तो तुरंत उनके बच्चों में लड़ाइयां शुरू हो गई कि हम नवाब बनेंगे, हम निजाम बनेंगे। फ्रेंच भी एक पार्टी हो गई कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो जब वो जो फ्रेंच के थ्रू सपोर्ट, अब फ्रेंच क्यों इंडियंस ये यूरोपियन पावर्स का सपोर्ट लेते थे, उसके पीछे थी मॉडर्न आर्मी। उन यूरोपियंस की मॉडर्न आर्मी होती थी, मॉडर्न आर्टिलरी, न्यू टेक्निक्स जो कि इंडियंस को नहीं आती थी। इस कारण से छोटी सी भी यूरोपियन टुकड़ी बहुत बड़ी इंडियन टुकड़ी के ऊपर भारी पड़ जाती थी। मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न आर्टिलरी, न्यू टेक्निक, न्यू वॉर टेक्निक्स, ओके, ये सारी चीजें। तो डुप्ले ने इंटरफेयर करके धीरे धीरे अपनी जो फ्रांसीसियों की जो रीजनल पावर्स में जो पकड़ थी वो बदमानी शुरू कर दी। उसके थ्रू वो कंसेशन गेन करता है ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी के लिए, और टैक्स में छूट लेता और नई फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करता, और साथ ही साथ अपने राइवल्स जैसे ब्रिटिश हुआ, डच हुआ, इनको ये भी कहता कि इनको हमारे एरिया में ना आने दीजिए। समझ पा रहे हैं हर्ष? समझ में आया? यस हर्ष, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये टेक्निक देखी तो उन्होंने कहा ये सही है टेक्निक है भाई, ये तो इससे बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है। बट इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गुड लक था, जैसे फ्रांसीसियों को नीचे के एरिया मिल रहे थे, जो पौंडीचेरी या जो आपके जो निजाम जो सूखे इलाके हैं पेनिनसुलर इंडिया जहां बारिश ज्यादा नहीं होती। ईस्ट इंडिया कंपनी को लकली मिला बंगाल में अलीवर्दी खां, जो सब वन ऑफ द एबलेस्ट वो था, क्या कहते हैं, नवाब था, उसका ग्रैंडसन, उसका ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, जो कि एक यंग लैड था, 26-27 साल का, 24-25-26-27, ओके, डोंट गो ओवर द फिगर्स, ओके, मुझे एग्जैक्टली उसकी डेट, ये एज नहीं याद, बट हाँ, ही वाज अ वेरी वेरी यंग लैड, मतलब 20s में 25-26 का था लैड। तो जल्दी, हेस्ट, बगैर सोचे समझे डिसीजन लेना, बाद में रिपेंट करना, ओके। सिराजुद्दौला, डेयरिंग, रिस्क टेकिंग, जो ये एज होती है 26-27 वाली। तो सिराजुद्दौला के समय में, सिराजुद्दौला क्योंकि यंग था और अलीवर्दी खां के द्वारा खुद नॉमिनेट हुआ था, मतलब अलीवर्दी खान ने खुद नॉमिनेट किया था सिराजुद्दौला को। तो जैसे सिराजुद्दौला को नॉमिनेशन हुआ और कहा ये नवाब बनेंगे, तो कुछ और जो सेक्शंस थे वो नाराज हो गए,
कि ये लड़का क्या संभालेगा बंगाल को। हर कोई नवाब बनना चाह रहा था। इधर सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो सिराजुद्दौला ने कहा, इसने अपनी पावर असर्ट करना शुरू किया। सिराजुद्दौला ने, ध्यान रखिएगा, यहां से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर समझ सकते हैं आप इससे थ्रू। सिराजुद्दौला जो नवाब बना वो एक तरीके से उसने आते ही अपनी पावर असर्ट करना शुरू किया। उसने कहा, उसने इस चीज पे कहा कि सिंस आई एम द नवाब, मैं नवाब हूं तो मतलब मैं सॉवरेन हूं, तो मतलब फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज में पैरिटी रहेगी। फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी में पैरिटी रहेगी, मतलब मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा कि यू आर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यू आर फ्रेंच कंपनी, मैं कहूंगा बराबरी। दूसरा उसने कहा, कोई भी फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी, किलेबंदी नहीं करेगी। नॉट अलाउड, फोर्टिफिकेशन नॉट अलाउड, किलेबंदी नहीं करेगी। अब उस समय किलेबंदी क्यों करते थे? क्यों गाइज, उस समय जो एक अदर स्टेट बहुत जबरदस्त उठ रहा था, मराठास, पेशवा, तो मराठास रेड करते थे। जिसे आज के समय में आप कह लो हफ्ता वसूली, ओके, या ओके, तो ये रेड्स करते थे। तो इन रेड्स के समय में, रेड्स की वजह से फॉरेन कंपनीज फोर्टिफाई कर लेती थी अपने आप को, ताकि वो उनको नुकसान कम से कम हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच जहां श्रीरामपुर में थे उसके ऊपर हमला करके उनके एरिया को कब्जा किया। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली किसको सॉवरेनिटी को चुनौती दी? सिराजुद्दौला की सॉवरेनिटी को चुनौती दी। सिराजुद्दौला ने, क्योंकि लड़का सा था कि नहीं इसको सबक सिखाते हैं, और उसने कैलकाटा पे अटैक कर दिया। तो मोहित जी से क्वेश्चन है, मोहित जी सुन रहे हैं मेरे को? यस, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, टेलीग्राम पे तुमने मिर्जापुर देख ली ना, तो क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, कलकत्ता को क्या नाम दिया था सिराजुद्दौला ने? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिराजुद्दौला नेम कलकत्ता सर जो ट्रीटी हुई थी अलीनगर। हाँ, वेरी गुड, याद है, गुड। ओके ओके, ध्यान रखना, कलकत्ता को रीनेम कर दिया था सिराजुद्दौला अलीनगर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसे भी याद हो, बस याद होनी चाहिए, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। गुड गुड। ओके, तो इसने, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अटैक किया और कलकत्ता को नया नाम दे दिया अलीनगर। अब देखना क्लास, अब यहां से साजिश शुरू होती है। आज का लेक्चर मैंने कहा ना, आज लिखना नहीं है, आज सिर्फ सुनना है, समझना है। अलीनगर नाम दिया। अब इस कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, उसका नाम दिया अलीनगर और चला गया। कई ब्रिटिशर्स और उनकी बच्चे, वाइफ और उनके स्टाफ पकड़ लिए गए और उनको ये आपके नवाब के जो सिपा सलार थे, नवाब के जो आपके जो नोबल्स या कहिए जनरल्स थे, आर्मी वाले थे, उनके आर्मी ऑफिसर्स ने उन नोबल्स को एक तरीके से एक छोटे से रूम में कन्फाइन कर दिया। एक छोटे से रूम में कन्फाइन कर दिया। और ये बात थी करीब करीब 21-22
जून की। अब 21-22 जून को क्या होता है, कौन सा ज्योग्राफिक इवेंट होता है 21-22 जून को? समर सोल्स्टिस। समर सोलिस्टिस। अब देखो ज्योग्राफी भी लग गई, समर सोलिस्टिस। अगर अगर आप मैप में देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कलकत्ता के पास से ही होके गुजरता है, और 21-22 जून को सूरज की रोशनी वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। छोटे से रूम में 144 लोग को ठूस दिया गया। नेक्स्ट डे जब दरवाजा खोला गया तो मुश्किल से 20-25 लोग ही जिंदा थे, मतलब बहुत कम, आधे से ज्यादा लोग खत्म हो गए थे, बिकॉज ऑफ सफोकेशन, डेथ हो गई थी उनकी। उनमें से एक, ये जो कहानी बनाई है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ, भारतीय इतिहासकार कहते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस कहते हैं ये कहानी है, ब्रिटिशर कहते नहीं ये असलियत है। उनमें से एक मिस्टर थे, उस मिस्टर का क्या नाम था, कोई बताएगा मेरे को? होलवेल। ये मैं होलवेल एपिसोड ही तो है बता रहा हूं, होलवेल एपिसोड। ये होलवेल बचे रह गए। ये होलवेल नीचे गए मद्रास, जहां पे ब्रिटिश का दूसरा सेंटर था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास गए और मद्रास में उन्होंने आप बीती बताई कि इन लोगों ने हमें अरेस्ट किया और एक जगह कन्फाइन किया, और वहां पे हमारे इतने लोग मारे गए। तब से ब्रिटिशर्स ने ठान लिया कि वी विल रिप्लेस सिराजुद्दौला, हम सिराजुद्दौला को रिप्लेस कर देंगे। ब्रिटिशर्स ने अब सिराजुद्दौला को रिप्लेस कैसे करेंगे, उन्होंने इसके लिए कॉन्स्पिरेसी रची। सिराजुद्दौला से कई लोग खुश नहीं थे, क्योंकि लड़का सा था, कुछ भी किसी को सजा दे देता था, किसी को भरी सभा में डांट देता था, तो कई लोग ग्रजेस रखते थे सिराजुद्दौला से। इसी में उसका मामा, सिराजुद्दौला का सगा मामा मीर जाफर भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर से कहा, अगर तुम हमारे साथ दोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। मीर जाफर को लगा कि यार ऐसे तो मैं कभी नवाब बन ही नहीं सकता, हमें बस साथ देना। तो यहां से अब क्वेश्चन बना मेंस का, जीएस मेंस का, द बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट अ ग्रेट बैटल बट अ ग्रेट बिट्रेयल। एक्सप्लेन। प्लासी का युद्ध एक महान युद्ध नहीं था, बल्कि महान विश्वासघात था। समझाइए इसे। तो ब्रिटिशर्स ने एक बहुत जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी हैच की, और अल्टीमेटली जब डी डे आया तो लड़ा गया प्लासी का युद्ध। ओके, मैं इसमें डिटेल से और नहीं जा रहा हूं, वो आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ओके, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757। सिराजुद्दौला हारता है। मीर जाफर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब बनता है, और मीर जाफर इतना झुक जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भाई उसे मालूम था वो क्या उसके आने वाली पीढ़ियां भी नवाब नहीं बन सकती थी, क्योंकि वो लीनियज में था ही नहीं। सिराजुद्दौला का मामा था, एक मामा कैसे अपने भांजे को रिप्लेस कर सकता है? भाई भांजे के बाद उसका लड़का बैठेगा सत्ता पे, मामा कैसे बन सकता है? तो मीर जाफर जब नवाब बन गया तो वहां पे मीर जाफर ने एज अ रिजल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरदस्त पहले विलेजेस दिए, रेवेन्यू विलेजेस दिए, फिर कैश दिया। तो 1757 से ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो गया एक तरीके से, बैटल ऑफ प्लासी से। ईस्ट इंडिया कंपनी को सही लगा कि यार ये तो सही है, अगर पार्टी बन जाओ किसी में और वो पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो हमें खूब सारा और पैसा मिलेगा। अब यहां से समझिए, अब यहां से पूरा खेल समझिए गाइस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, ओके, 1773 से रिलेटेड है। आई होप किसी को बोरियत नहीं लग रही होगी, लग रही है?
Okay, these things are very interesting, guys. If you have a liking for the history, अगर आपको हिस्ट्री नहीं पसंद है तो देन आई कांट से एनीथिंग. ओके, माइट भी आपको बोरियत लगे, बट अब यहां पे देखिए क्या मिलता है. बैटल ऑफ प्लासी से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला बंगाल. मीर जाफर ने थोड़ा जीता था, ब्रिटिशर्स ने जीता था, पर ब्रिटिशर्स सीधे रूल करने नहीं आए. उन्होंने दो चीज बना दी. उन्होंने दो चीज बनाई. दीवानी और फौजदारी. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दो चीज में डिवाइड किया, दीवानी और फौजदारी. दीवानी मतलब सिविल मामले, मतलब रेवेन्यू, पैसा. फौजदारी मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. आज भी कहते हैं ना, दो तरह के कोर्ट होते हैं ना, दीवानी एवं सत्र न्यायालय, सिविल मामले, और फौजदारी मतलब क्रिमिनल मामले. तो मीर जाफर को बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब, मीर जाफर को. और जो असल पैसे का मामला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ये हम खुद देखेंगे, हम अपने आदमी के थ्रू देखेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए अंग्रेज कितने चालू थे और कितने क्लेवर थे. क्लेवर देखिए, उनकी दूरदर्शिता देखिए. अब जनता को क्या लगेगा, हु इज रूलिंग? मीर जाफर असल में. और मीर जाफर को कंट्रोल करने वाला कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रेवेन्यू राइट्स आ गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू था वो करीब करीब मिनिमम 50% शुरू कर दिया. कई कई जगह ये 60% एंड अबव भी था. अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ये 60% और अबव भी था कई जगह. अब एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू से उनके पास पैसा आने लग गया. अब उस पैसे से उन्होंने स्पाइसेस, आइवरी, सिल्क, कॉटन, सॉल्ट पीटर, इन सब चीजों से रेवेन्यू, यहां से जो कैश मिला, इसे वो कहते थे इन्वेस्टमेंट. अब इस चीजों को वो इंग्लैंड भेज देते थे, और इंग्लैंड में ये 400% प्रॉफिट के ऊपर बिकता था. गोल्ड का जो ट्रेड था इंग्लैंड से इंडिया खत्म कर दी. एग्री और नॉट एग्री? समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? पहले क्या होता था, इंग्लैंड से पैसा लाते थे, चीजें खरीदते थे, इंग्लैंड यूरोप में जाके बेचते थे. अब क्या है, इंग्लैंड से कोई पैसा लाना ही नहीं है. पैसा तो बंगाल से आ रहा है, पैसा तो उत्तर प्रदेश मतलब अवध से आ रहा है, पैसा तो मैसूर से आ रहा है. उससे ये भारत की चीजें खरीदते और यूरोप में बेचते. ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन. एनी क्वेश्चन यू पीपल वांट टू आस्क? हाँ जी बोलिए. सर, बैटल ऑफ प्लासी तो इसमें समझ में आ गया था, बट इस कॉन्टेस्ट से बैटल ऑफ बक्सर का क्या रिलेशन है वो अभी बताता हूँ. ओके, ये तो समझ में आ गया ना गाइस? सर एक चीज थी. हाँ बोलिए. इससे पहले जो गोल्ड इंडिया में आ रहा था फ्रॉम ब्रिटेन, हाँ, उसको कौन मैनेज कर रहा था? अलग अलग उसे, जैसे निजाम के पास जाता था, जो अगर निजाम के एरिया में निजाम के कॉफर्स में जाता था, अवध के पास जाता था, आपके नीचे मराठास के पास जाता था. ओके, उनके पास गोल्ड आ रहा था. भाई हर समय में हर कंट्री, हर रीजन को, हर स्टेट को, हर राज्य को पैसे की जरूरत तो थी. समझ में? बैटल ऑफ बक्सर अभी मैं आगे बताता हूं इस चीज को. ओके प्रज्वल, आप एक्चुअली क्या है ना, ये पॉलिटी की क्लास है तो थोड़ा मैं पहले पॉलिटी के एरिया में रहूंगा. बक्सर भी आ जाएगा इसी के अंदर चीजों में. अब आते हैं, अब जब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वर्चुअल रूलर बन गई, तो इन्होंने
लालच आ गया। अब लालच आ गया क्योंकि डेयरिंग भी थी और कुछ इनके लिए था, आज की तरह कोई ना कोई स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है, ना सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, कुछ भी नहीं था आज की तरह का। तो इंग्लैंड से इंडिया आने में, खबर आने में 6 महीने लग जाते थे। तो इस बीच में करप्शन शुरू हो गया। उस समय इंग्लैंड आपके थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हल्का सा एक चीज पीछे चलते हैं, क्योंकि उससे पहले आप समझेंगे नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। 1717 में एक लेटर मुगल था, फारूक सियार, ठीक है। तो फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, डिटेल से आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से ऑक्ट्रॉय फ्री बिजनेस करने की इजाजत थी, मतलब बगैर टैक्स के बिजनेस करने की इजाजत थी। ऑक्ट्रॉय फ्री बिजनेस, चुंगी नहीं देनी है, टैक्स नहीं देना। और इसे कहा गया, पासेस को कहा गया दस्तक। बैटल ऑफ बक्सर प्रज्वल दस्तक के कारण लड़ी गई थी। दस्तक मतलब आप ये दस्तक दिखाओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर दस्तक दिखाएंगे और पूरी तरह छूट है, आप जाइए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, बाकियों से टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अब जब बैटल ऑफ प्लासी से बंगाल इनके पास आ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया, दस्तक का मिसयूज करना शुरू कर दिया। दस्तक किसके लिए बनी थी? दस्तक बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये जो दस्तक था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनाया, दस्तक वर द फ्री पासेस। एग्जाम में क्वेश्चन बना, व्हाट वर दस्तक वर फ्री पासेस। पीसीएस और आईएएस दोनों में क्वेश्चन बन चुका है ये दस्तक के ऊपर। ये दस्तक किसको दिए गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे, फारूक सियार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। अब जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से वर्चुअल रूल हो गया, तो क्या हुआ, इनके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने खुद की कंपनियां बनाने लग गए, स्मॉल कंपनी स्टैब्लिश कर ली। उन्होंने खुद की स्मॉल कंपनी स्टैब्लिश कर ली और वो दस्तक उन कंपनीज को के लिए यूज करने लग गए, उन कंपनीज के लिए यूज करने लग गए वो दस्तक। अब मतलब जैसे हर ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी एक छोटी कंपनी बना ली और दस्तक जहां कहीं चुंगी होती दस्तक दिखा देते और ये छूट मिल जाती। तो जो दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना चाहिए था, वो उसका फायदा कौन उठा रहा था? ये छोटे ऑफिसर उठा रहे थे। तो जो इंडिविजुअल ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, वो धीरे धीरे रिच प्लस सुपर रिच होते जा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे लॉस और बैंकरप्ट होती जा रही थी। अब यहां प्रज्वल आपकी बात आ जाती है, नटशेल में आपको समझा देता हूं कि क्या था। जब मीर जाफर, आपने क्योंकि बोला ना कि बक्सर का क्या कैसे कैसा, मीर जाफर तो शुरुआत में तो बड़ा खुश हुआ कि मैं नवाब बन गया और मतलब ब्रिटिश के प्रति अपना ऑब्लिगेशन और सारा गिफ्ट देने लग गया। कुछ समय बाद उसे रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश तो सिर्फ उसे कठपुतली की तरह चलाना चाहते थे, कि पीछे से हम कहें तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अब उसे ब्रिटिश का शासन खड़कने लग गया, ब्रिटिश का कंट्रोल मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लग गया। तो पहली बार उसने पहला ट्राई मारा
उसने डच को, जो डचेस हॉलैंड डच थे, तो उनको वो किया कि तुम ब्रिटिश को रिप्लेस कर दो। तो ब्रिटिशर्स ने डच को कौन से युद्ध में हराया था, कौन से वॉर में हराया था? एनीवन इन द क्लास? सर बैटल ऑफ हुगली, आई थिंक। बैटल ऑफ हुगली। हुगली? नो। यस मोहित एंड ओल्ड स्टूडेंट्स, Yes, sir. बैटल ऑफ बेदड़ा। Bedra. बैटल ऑफ बेदड़ा, ओके। बैटल ऑफ बेदड़ा में ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया। तो मतलब मीर जाफर को साफ इंडिकेशन था कि हम तो नहीं जाने वाले। ब्रिटिशर्स ने कहा हम तो नहीं जा रहे, ओके, हम नहीं रिप्लेस होंगे। अब मीर जाफर को लिटरली खटकने लग गया। दूसरी बात, मीर जाफर के पास अब कुछ ज्यादा देने को था ही नहीं। ब्रिटिशर्स ज्यादा ज्यादा डिमांड कर रहे थे, मीर जाफर के लिए बड़ी मुश्किल आ गई थी। इसी में मीर जाफर का सन इन लॉ, दामाद, ब्रिटिशर्स के पास जाता है, जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम कहता है कि हम आपको मीर जाफर से ज्यादा देंगे पैसा, जितना मीर जाफर दे रहा। सीधे कहा हम आपको उससे ज्यादा देंगे, हमें नवाब बना दो। ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, ओके। और वो मीर कासिम से कहते हैं, मीर जाफर से कहते हैं आप स्टेप डाउन करिए, मीर कासिम बनेगा नवाब। और मीर कासिम विदाउट फाइटिंग अ सिंगल बैटल नवाब बन जाता है। मीर जाफर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसी ब्रिटिश की ब्लेसिंग से ही वो नवाब बना। अब जब मीर कासिम बनता है, मीर कासिम वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट ए गुड जनरल बट गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो शुरुआत में अगेन वो गिफ्ट देता है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स खुश हो जाते हैं। पर ब्रिटिश चाहते थे कि वो पपेट नवाब बने। वहां पे मीर कासिम सबसे पहले काम करता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है। कैपिटल उसने कहां शिफ्ट की थी? एनीवन इन द क्लास? सर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद? नो, मुंगेर। मुर्शिदाबाद तो मुर्शीद कुली खान ने की थी, ढाका से मुर्शिदाबाद। मुंगेर कैपिटल ट्रांसफर की थी, मुंगेर, ओके। मुंगेर कैपिटल ट्रांसफर करता है कि शायद ब्रिटिश का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और ब्रिटिश इंटरफेरेंस करने लगे। अब समझिएगा गाइस, अब जब मीर कासिम को मालूम चलता है कि दीज ब्रिटिशर्स वर मिसयूजिंग दस्तक, ब्रिटिश officers are misusing दस्तक, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेटर लिखता है, उनके कैलकाटा के ऑफिसर्स को लेटर लिखता है, सबके सब ऊपर से नीचे तक करप्शन में लिप्त थे। तो कुछ असर नहीं होता। तो एट लास्ट मीर कासिम करता क्या है? वो कहता है जो छूट, असल में ये लोग करते क्या थे, देखो समझिए, दस्तक को यूज करके करते क्या थे। जब आप टैक्स नहीं देते हो तो आपके पास आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ती। जब कॉस्ट नहीं बढ़ती है तो आपका गुड जो होता, सामान होता, वो सस्ता मिलने लग जाता है। समझ में आया? ये ब्रिटिश ऑफिसर्स दस्तक लेकर के इन लोगों ने छोटी छोटी कंपनियां बनानी, अपने गुड्स को टैक्स फ्री करा दिया, तो इनका सामान इंडियन मर्चेंट से सस्ता होता था। तो लोग इनका सामान खरीदते थे, इंडियन मर्चेंट्स का सामान ही नहीं खरीदते थे लोग। समझिए गाइस, समझिए, थोड़ा उसको समय, नींद को पीछे कर दीजिए, ओके। जब दस्तक यूज करते थे ये लोग, तो अपना सामान की कॉस्ट कम हो जाती थी, और वही इंडियन मर्चेंट्स की सामान की कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि वो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ब्रिटिश का सामान सस्ता होता था और इंडियन मर्चेंट का सामान महंगा होता था। तो कॉमन लोग कौन सा सामान खरीदते थे? ब्रिटिश का सामान खरीदते थे। इसलिए ये लोग रिच होते जा रहे थे, इनका बिजनेस चल रहा था। और किसको लॉस हो रहा था? मीर कासिम को लॉस हो रहा था, बंगाल स्टेट को लॉस हो रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस हो रहा था, दो को लॉस हो रहा था। मीर कासिम ने लिखा कि भैया तुम लोग, तुम्हारे ऑफिसर्स ये दस्तक को मिसयूज कर रहे हैं, कैसे चीज किए जाए, ये गलत है। आखिर में जब कुछ नहीं बात बनी, मीर कासिम ने कहा हम सभी को दस्तक दे रहे हैं।
मतलब इंडियंस को भी दस्तक दे दे रहे, मतलब हम टैक्स रेट ही अबॉलिश कर देंगे, मतलब जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। अब गाइस जब डिफरेंस था जो खत्म हो गया तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स का अनफेयर ट्रेड भी खत्म हो गया। जब डिफरेंस ही खत्म हो गया तो ब्रिटिश का अनफेयर ट्रेड खत्म हो गया। अब ब्रिटिशर्स मीर कासिम के पास गए और उनकी डेयरिंग देखिए कि तुम अपने लोगों पे टैक्स लगाओ और हमें टैक्स फ्री करो, बिकॉज वो अपना अनफेयर ट्रेड जारी रखना चाहते थे। मीर कासिम ने कहा सर ये नहीं हो सकता, मैं अपने लोगों पे टैक्स क्यों लगाऊं। उन्होंने ब्रिटिश ने कहा अगर आप नहीं लगाते हो तो स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन, मेरी वजह से तुम नवाब बने हो, तुम हट जाओ। तो मीर कासिम अब समझ पा रहे हो प्रज्वल, मीर कासिम अपना अलायंस बनाने के लिए आपके अवध गया, शुजाउद्दौला, और आपके जो मुगल नवाब था शाह आलम II, इनके साथ एक अलायंस बनाया और बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे ये सारी चीज है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई क्योंकि ये चीज हमें समझानी जरूरी थी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, नेटवर्क इशू की वजह से मैं वो लाइन आगे नहीं सुन पाया। मीर कासिम अपना अलायंस बचाने के लिए बनाने के लिए वो उसके अपने आगे नहीं अपने अपना रूल बचाने के अलायंस बनाने के लिए गया, शुजाउद्दौला और शाह आलम II। तो थर्ड बैटल ऑफ बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया ना, डबल के ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II के साथ अलायंस हुआ। और बैटल ऑफ बक्सर में किसने किसको हराया? बैटल ऑफ बक्सर ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों को हरा दिया, और एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली हो गया, क्योंकि उसने लगातार 3 ताकतों को हराया था। एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर, क्यों सिग्निफिकेंट है? बैटल ऑफ बक्सर इज हैज अ मच मोर सिग्निफिकेंस देन द बैटल ऑफ प्लासी। क्यों? बिकॉज in a one go East India Company defeated the 3 major powers of India। उससे क्या हुआ? इनकी जो इज्जत थी और रुतबा था वो बढ़ गया। समझिए, देखिए गाइस, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हिस्ट्री और ये सब चीजें बड़ी, मतलब एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जैसे आपको समझ में आए। इंग्लैंड का, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां रूल था। जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई तो अवध का नवाब भी शामिल था। जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई तो अवध का नवाब भी शामिल था। दिल्ली का सुल्तान, सो कॉल्ड सुल्तान, भी शामिल था। और ब्रिटिशर्स ने इसमें तीनों को हराया था। तो अचानक इन्फ्लुएंस कहां तक आ गया? ये पूरा किसके अंडर इन्फ्लुएंस में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया की रेपुटेशन और बढ़ गई कि ये फिरंगी लोग हैं, इनके पास बहुत ताकत है, ये इकट्ठा इन लोगों ने तीनों को हराया है। समझ पाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? और बैटल ऑफ बक्सर क्यों लड़ी गई? द मेन रीजन बिहाइंड द बैटल ऑफ बक्सर इज दस्तक, मिसयूज ऑफ दस्तक। अभी कहानी खत्म नहीं होती गाइस। shall I continue or shall I stop? I'm asking you. तो अब यहां पे आ जाता है, आपने देख लिया होगा क्लास, करप्शन कैसे होता है और करप्शन किस तरीके से हुआ। करप्शन के कारण सब चीज होने लग गई। ठीक है, जब बैटल ऑफ बक्सर में ये हार गए, फिर से इन्होंने मीर जाफर को बना दिया नवाब। करप्शन बदस्तूर जारी, कंटिन्यूअस करप्शन। इंग्लैंड के जो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो सुपर रिच होकर के आ रहे थे, इंग्लैंड में लौट रहे थे। ओके, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो रिच पे रिच होते आ रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डाउनफॉल पे होती जा रही थी। बात यहां तक आ गई कि 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड पार्लियामेंट
इसने कहा कि आई एम गोइंग टू बैंकरप्ट, हेल्प अस, हमें बचा लो। होम अथॉरिटीज का माथा ठनका कि यहां से जो इंडिया से ऑफिसर होकर के आ रहा है वो तो बहुत अमीर में होके आ रहा है, कंपनी क्यों घाटे में चल रही है और लॉस में क्यों चल रही है इतनी बुरी तरह कि बैंकरप्ट के पास में हो कि वी आर गोइंग टू बैंकरप्ट, हेल्प अस। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सीक्रेट कमेटी बनाई, एक सीक्रेट कमेटी बनाई। इस सीक्रेट कमेटी ने 2 साल बहुत क्लोजली छुप करके इनका पूरा खेल देखा, क्या हो रहा है, प्रोस्पेक्ट्स देके डिस्कस किया। और 1772 के लास्ट में, 1773 के शुरुआत में उन्होंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि ओके, यू वांट दैट द ब्रिटिश पार्लियामेंट शुड हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, वी विल मोनेटाइज यू, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, ओके, हम तुम्हें हेल्प भी करेंगे, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, और वी विल मोनेटाइज यू, वी विल गिव यू लोन, बट henceforth वी विल रेगुलेट यू। और उन्होंने रेगुलेशन के लिए लाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप समझे क्लास? ये आपको जो मैंने आपको बताया ना गाइस, ये आपको किसी भी सिविल सर्विस बुक में नहीं मिल सकता, किसी भी सिविल सर्विस बुक में। मैं ये नहीं कह रहा किसी बुक में नहीं मिल सकता, इसके लिए आपको थोड़ा डेल्व होना पड़ेगा, अंदर डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा चीजों को कि क्या था रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे रीजन। वी विल रेगुलेट यू। और फिर एक बार जब रेगुलेट करना शुरू किया तो आप देखोगे हर साल ब्रिटिश की पार्लियामेंट की ताकतें बढ़ती जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतें कम होती जा रही थी। हर साल ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी ताकतें बढ़ा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कम होती जा रही थी। और एट लास्ट 1858 में, 1857 में रिवोल्ट हुआ और 1858 से कहा गया कि आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए, हम डायरेक्ट रूल करने को ला रहे हैं। समझ में आया रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? समझ में आ गया सर। बेसिकली इसके 3 रीजंस थे। पहला बैटल ऑफ प्लासी, देन बक्सर। सबसे बड़ा रीजन था करप्शन। तभी आप देखो रेगुलेटिंग एक्ट में, अगर आप अभी आपको पॉइंट्स पढ़ाएंगे, जब आपको रेगुलेटिंग एक्ट अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या था कि आप कोई गिफ्ट्स नहीं लेंगे, आप कोई प्रेजेंट्स नहीं लेंगे, इसीलिए कॉन्वेनेंट साइन होता था। आपने अभी पढ़ेंगे ना कॉन्वेनेंट सर्विस। कॉन्वेनेंट सर्विस मतलब होता था एग्रीमेंट वाला कि आप लॉयल रहेंगे। इसीलिए गाइस समझिए, ये डीएमईएम को, जो भारत में आईसीएस होते थे, आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस, जो मतलब कॉलोनियल एरा में जो आईएएस होते थे, आईसीएस, उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, राजा रजवाड़ों की तरह रखा जाता था ताकि उनमें लालच ना आए, ताकि वो लॉयल बने रहे। जब भाई आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप किस बात पे लालची करोगे? जो सपोज अगर आपके घर में 3 कारें हैं, चौथी कार लेके करोगे क्या आप? कोई अगर कहेगा कि आप कहोगे मेरे पास 3 कारें हैं, मैं क्या करूं, मैं कहां से रखूंगा चौथी कार? तो द थिंग इज दैट, तो अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट के बाकी प्रोविजन पढ़ोगे तो उसमें साफ था प्रेजेंट्स लेना अलाउ नहीं है। आपको कंपनी के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट जान गई थी कि यह करप्शन हो रहा। यहां जितने लोग बैठे हैं 27 लोग, समझ में आ गया गाइस रेगुलेटिंग एक्ट? क्योंकि अगले लेक्चर में मैं सीधे रेगुलेटिंग एक्ट पे शुरू कर दूंगा, क्योंकि दैट्स मैंने कहा मैं आज लिखाऊंगा नहीं, आज मैं सिर्फ समझा रहा हूं। कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर मुझे एक क्वेश्चन है बस। हाँ बोलिए सर्जना, बोलिए। कि बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ बेदरा बेदड़ा, और हाँ। बैटल ऑफ चिंसुरा जो था, हाँ, ये तीनों क्या सेम थे, अलग थे सर? वेल सर्जना, मैं आपको ना इस चीज का कल कंफर्म करके बताता हूँ। रीजन है, ठीक है सर, आप मुझे टेक्स्ट कर देना जो भी होगा। हाँ, ये just text में, क्योंकि because I think I read that all 3 of them were the same, that's why बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ बेदड़ा तो एक ही थे।
बैटल हाँ, ऑफ ठीक है।